नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन्ड? किस भाग में मेंशन है? आपके ऑप्शन है पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। तो पार्ट 4 में मेंशन है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement is not correct about directive principle of state policy? Directive principle of state policy के बारे में क्या सही नहीं है? तो क्या है इसमें दिया हुआ ऑप्शन देखिए आप। If a state does not apply directive principle of state policy, then case may be filed against it in court. मतलब अगर कोई स्टेट डायरेक्ट प्रिंसिपल को नहीं अप्लाई करता है तो उसके अगेंस्ट में फाइल होगा कोर्ट में। बी है गांधीज्म इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सी है प्रिंसिपल हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड एंड दिस प्रिंसिपल आर नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट। तो ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ए में जो ऑप्शन ए में जो प्रोविजन बताया गया है वो सही नहीं है, क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल है। डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है, फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसेबल है। आप आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये गलत है, डीपीएसपी इज नॉन जस्टिसेबल। गांधीज्म है, आपको पता है गांधीज्म, सोशलिज्म और लिबरल प्रिंसिपल, ये तीन प्रिंसिपल हमारे डीपीएसपी में निहित है। और प्रिंसिपल हैव बीन टेकन फ्रॉम आयरलैंड, आयरलैंड से ही डीपीएसपी लिया गया है, तो ये आपको पता ही होगा, बहुत आसान इंफॉर्मेशन है। एंड दिस प्रिंसिपल नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट, स्टेट पे बाइंडिंग नहीं है, स्टेट पे डायरेक्टिव है। अब मैं एक चीज और यहाँ पे बताना चाहता हूं कि यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट को डायरेक्टिव का मतलब क्या है। तो आर्टिकल 36, जैसा आप जानते हैं कि जो डीपीएसपी है वो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में। तो आर्टिकल 36 में स्टेट को डिफाइन किया गया है, तो आर्टिकल 13 में स्टेट को डिफाइन किया गया है, वैसे ही डिफाइन किया गया है। तो ये स्टेट में मतलब क्या होता है, स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायत, लोकल गवर्नमेंट एंड अदर पब्लिक सेक्टर अथॉरिटी, जो भी होगा वो सारे स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं। तो यहाँ पे स्टेट का मतलब केवल आप राज्य नहीं समझिएगा, यहाँ स्टेट का मतलब इन स्टेट के दायरे में ये सारे आते हैं, इसलिए आर्टिकल 36 में डिफाइन किया गया है कि स्टेट का मतलब क्या है। तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डायरेक्ट द स्टेट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर, फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एक्सिक्यूटिव, टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। तो ये तीनों चीज डीपीएसपी में बताया गया है। वेलफेयर ऑफ द पीपल के बारे में प्रमोट करना है, टू जुडिशरी को एक्सिक्यूटिव से अलग करना है, ये आर्टिकल 50 में बताया गया है, और टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ ये आर्टिकल 47 में बताया गया है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज आर करेक्ट? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या पता है? तो जैसा आपको पता है कि आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया है, अभी लागू नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन आर्टिकल 44 में दिया गया है। और नेक्स्ट इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट पढ़िए पहले। इट इज बाइंडिंग ऑन द स्टेट दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड मस्ट बी मेड एप्लीकेबल टू ऑल। तो अभी मैं बताया एप्लीकेबल नहीं है, और ये अभी बाइंडिंग भी नहीं है। द प्रोविजन रिगार्डिंग ए यूनिफॉर्म सिविल कोड इज कंटेन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी गलत है। पार्ट 4 में आर्टिकल 44 में है। तो डी इज द राइट आंसर, नाइदर वन नॉर टू, दोनों करेक्ट नहीं है। बाइंडिंग भी नहीं है क्योंकि डीपीएसपी में प्रोविजन किया गया है, और पार्ट 3 में भी नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीपीएसपी। डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव्स in the nature of ideals of the state, directives influencing and shaping of the policy of state, non-justiciable right of the citizen। तो ये एक्चुअल में क्वेश्चन ये बताना चाह रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डायरेक्टिव है क्या, मतलब क्या डायरेक्टिव है। तो ये जो स्टेट जो नेचर ऑफ डायरेक्टिव इन द नेचर ऑफ आइडियल्स ऑफ द स्टेट, जो
मतलब स्टेट को क्या क्या करना चाहिए, एक आइडियल कंडीशन क्या होना चाहिए, वो उसके बारे में डायरेक्टिव्स है। तो हाँ है, दूसरा ऑप्शन है कि डायरेक्टिव्स इन्फ्लुएंसिंग एंड शेपिंग द पॉलिसी ऑफ स्टेट। तो ये जो डायरेक्टिव्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस भी करते हैं और शेप भी करते हैं जो स्टेट पॉलिसी बनाता है। तो दूसरा भी सही है कि ये क्या करता है कि जो भी स्टेट पॉलिसी बनाएगा उसको इन्फ्लुएंस करता है डीपीएसपी में जो भी प्रोविजन दिए हुए हैं। और नॉन जस्टिसेबल राइट ऑफ द सिटीजन, ये सिटीजन्स के राइट तो हैं लेकिन नॉन जस्टिसेबल राइट हैं। जो जस्टिसेबल राइट है वो फंडामेंटल राइट में बताएं। देखो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों में सिटीजन्स के राइट बताए हुए हैं, अधिकार ही हैं, लेकिन जो एकदम फंडामेंटल, जो बेसिक बुनियादी डेवलपमेंट के लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है। और जो अभी उतना जरूरी नहीं है, जरूरी तो ये भी है, लेकिन स्टेट जो है वो अपने कैपेसिटी, अपने रिसोर्स कैपेसिटी के हिसाब से क्या कर सकता है, इसको फ्रेम कर सकता है। जब जैसे ही उसके पास इतना कैपेसिटी और रिसोर्स अवेलेबल होगा उस डायरेक्टिव्स को वो फॉलो करेगा और उस पर कानून बनाएगा, उस पर नियम बनाएगा, रूल बनाएगा। ये दे दिया गया, इसलिए नॉन जस्टिसेबल है बट राइट है सिटीजन का। तो ये 1, 2 एंड 3 डी इज द राइट ऑप्शन। Which one of the following is not stated as a directive principle of state policy in the Constitution of India? भारतीय संविधान में इसमें से कौन सा डीपीएसपी में नहीं आता है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत ये आता है, आर्टिकल 40 में बताया गया है, जिसको अब इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है। उसके बाद है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, ये भी आर्टिकल 44 में बताया गया है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये भी आर्टिकल 50 में बताया गया है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में नहीं आता है, ये आर्टिकल 30 फंडामेंटल राइट में आता है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। दो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, though the directive principle of state policy contained in the constitution are not enforceable by any court yet they are, मतलब कि ये बोलना चाह रहा है कि हम तो देखें कि डीपीएसपी जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसके लिए जरूरी है। तो इसमें से आप ऑप्शन देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये किसके लिए जरूरी है। बाइंडिंग द स्टेट पे बाइंडिंग है नहीं, इन्फोर्सेबल है नहीं, सुपीरियर टू फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिया ये भी नहीं है। एक बार कोशिश किया गया था सुपीरियर करने का 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में, लेकिन फिर से 1980 में इसको रिस्टोर कर दिया गया और फंडामेंटल राइट को ज्यादा सुपीरियर किया गया। हम बाद में देखेंगे और क्वेश्चन में। तो ये क्या क्यों जरूरी है, यह है फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ये क्वेश्चन में ऑप्शन में रहता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि डीपीएसपी किस लिए जरूरी है, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री के गवर्नेंस को चलाने के लिए उसका बुनियादी ये डीपीएसपी में बताया गया है कि कैसे चलेगा, आइडियल्स बताया हुआ है स्टेट का। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, आप क्वेश्चन में देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहला है कि मैटरनिटी रिलीफ एंड जो कंडीशन ऑफ वर्क जो बताया गया है वो किस आर्टिकल में बताया गया है, विलेज पंचायत, इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ और प्रोटेक्ट ऑल मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस। तो अगर आपको डीपीएसपी के सारे आर्टिकल्स को आप एक बार ध्यान, डीपीएसपी के सारे आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक आर्टिकल्स को और उसके जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं उसको बहुत ध्यान से रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहां से दो चीजें हैं, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट, जहां पे उसके सब क्लॉज से भी क्वेश्चन आते हैं। जो मेन आर्टिकल है उस आर्टिकल के अंदर जो सब क्लॉज बने हुए हैं उस वहां से भी क्वेश्चन आता है। तो जब भी आप तैयारी करें तो ऊपर के आर्टिकल के प्रोविजंस को तो देखें, प्लस उसके सब क्लॉज में जो उसके अलग अलग क्लॉज में जो प्रोविजन दिए गए हैं वो भी जरूर देखें, और जो उसमें अमेंडमेंट हुआ होगा वो भी बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है उसके बारे में भी। तो क्वेश्चन वहां से बनता है, इसीलिए आप एक एक आर्टिकल डीपीएसपी का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ 2-2 लाइन, 3-3 लाइन, एक लाइन करके आप उसके बारे में याद रख सकते हैं, कुछ वर्ड से रिलेट करके आप याद रख सकते हैं ऊपर से। तो देखिए, ह्यूमन मैटरनिटी रिलीफ और कंडीशन ऑफ वर्क जो है वो आर्टिकल 42 में बताया गया, ये सही है। टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, सेल्फ गवर्नमेंट अभी बताया, आर्टिकल 40 में बताया गया, ये भी सही है। पब्लिक हेल्थ, इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, पहले अभी क्वेश्चन में देखे कि आर्टिकल 47 में बताया गया है, ये भी सही है। तो प्रोटेक्ट ऑल मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड
नेशनल इंपॉर्टेंस, ये आर्टिकल 50 में नहीं देके आर्टिकल 49 में बताया गया है, तो ये करेक्टली मैच नहीं है। आर्टिकल 50 में अभी हम क्या देखे थे कि किसके बारे में आर्टिकल 50 में बताया गया है, तो आर्टिकल 50 में किसके बारे में, टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये आर्टिकल 50 में बताया गया है। तो ये था, तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following is not the objective of directive principle? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव नहीं है। वेलफेयर स्टेट स्टेब्लिश करना, ये तो है ही ऑब्जेक्टिव, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही है। टू इंश्योर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस भी लिखा हुआ है इसमें, वो भी इंश्योर करना है इसका ऑब्जेक्टिव। टू एस्टेब्लिश अ रिलीजियस स्टेट, टू एस्टेब्लिश अ सेक्युलर स्टेट, तो रिलीजियस स्टेट को एस्टेब्लिश करना तो कहीं से है ही नहीं, ये पूरे संविधान में कहीं नहीं है उसके बारे में, एक रिलीजियस स्टेट एस्टेब्लिश करना है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, आप इसको थोड़ा सा देखिए। क्या लिखा हुआ है कि primacy is given to all the directive principle contained in article 14 of the constitution over fundamental right। मैं इसको आप पढ़िएगा, मैं ओवरव्यू बता देता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है कि पार्ट 4 में जो डीपीएसपी बताया गया है वो सुपीरियर है ओवर देन फंडामेंटल राइट, मतलब फंडामेंटल राइट से ज्यादा उसको प्राइमेसी मिला हुआ है, ये बता रहा है कि डीपीएसपी ज्यादा सुपीरियर है फंडामेंटल राइट से। दूसरा में बताया है कि प्राइमेसी इज गिवन टू ऑल फंडामेंटल राइट कन्फर्ड बाय आर्टिकल 14 to 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसमें उल्टा बताया गया कि जो आर्टिकल 14 से 32 में जो एफआर फंडामेंटल राइट है वो ज्यादा सुपीरियर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल से। पहला ऑप्शन में था कि कौन सुपीरियर है, डीपीएसपी सुपीरियर है। दूसरा में है कि फंडामेंटल राइट सुपीरियर है। तीसरा में है कि प्राइमेसी गिवन टू ऑल फंडामेंटल राइट बाय पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओवर डायरेक्ट प्रिंसिपल। सारे उसमें 14 से 32 मेंशन किया गया। इसमें क्या बोला गया कि पार्ट 3 के सारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो उसमें 14 और 32 तक दिया था बस फंडामेंटल राइट में, क्योंकि 35 तक आता है तो इसमें पार्ट 3 पूरा दे दिया कि डायरेक्ट प्रिंसिपल से ज्यादा सुपीरियर है। और डी ऑप्शन है कि प्राइमेसी गिवन ओनली टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन क्लॉज बी एंड सी ऑफ द आर्टिकल 39 ओवर द फंडामेंटल राइट कन्फर्ड बाय आर्टिकल 14 एंड 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 39 के क्लॉज बी और क्लॉज सी में जो प्रोविजन दिया हुआ है वो ज्यादा सुपीरियर है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 जो फंडामेंटल राइट में बताया गया है उससे। तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा आर्टिकल 39 के क्लॉज बी और क्लॉज सी को ज्यादा सुपीरियर बताया गया आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से। आर्टिकल 39 के क्लॉज बी और क्लॉज सी में जो प्रोविजन बताया गया है उसको लेके अगर कोई लॉ बनाया जाता है, उससे रिलेटेड अगर कोई लॉ बनाया जाता है तो वो लॉ इनवैलिड नहीं होगा, इसलिए कि वो आर्टिकल 14 और 19 को वायलेट कर रहा है, तो इसलिए उस लॉ को इनवैलिड नहीं किया जाएगा। तो इसका इनडायरेक्टली मीनिंग क्या हो गया कि आर्टिकल 39 के क्लॉज बी और क्लॉज सी को ज्यादा सुपीरियर समझा जा रहा है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के। आर्टिकल 39 के क्लॉज बी में क्या बताया गया है कि मटेरियल रिसोर्स का कंट्रोल और ऑनरशिप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा अच्छे से, मतलब कॉमन गुड के लिए वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। और सी में ये बताया गया है कि वेल्थ का जो है वो कंसंट्रेशन नहीं होगा, उसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में ऐसा मतलब इकोनॉमिक सिस्टम को ऐसे ऑपरेट ना किया जाए, ऐसे सिंपल भाषा में आप समझिए कि किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम को ऐसे ऑपरेट ना किया जाए कि वेल्थ का जो है वो कंसंट्रेशन हो जाए फ्यू हैंड्स में, मतलब कुछ हाथों में क्या हो जाए वो कंसंट्रेशन बढ़ जाए वेल्थ का, मतलब कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाएं, बाकी लोग बहुत गरीब हो जाए।
तो इस हिसाब से इकोनॉमिक सिस्टम का ऑपरेशन नहीं रखना है। तो ये आर्टिकल 39 के सी में, आर्टिकल 39 के सब क्लॉज सी में बताया गया है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई लॉ सरकार बना रहा है तो कोई आर्टिकल 14 इक्वालिटी को लेके और आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेके कोई नहीं जाएगा कि ये हमारे लॉ का वायलेशन है, ये हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, तो इस लॉ को इनवैलिड कर दीजिए। तो ये नहीं हो सकता है। ये संविधान संशोधन करके किया गया 25वें संविधान संशोधन में। लेकिन 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ 1976 में कि सारे डीपीएसपी को सुप्रीमेसी घोषित कर दिया कि सारे सुपीरियर हैं डीपीएसपी फंडामेंटल राइट के कंपैरिजन में। लेकिन मिनर्वा मिल के 1980 में फिर से उसको रीस्टोर किया गया, जो 25वां संशोधन हुआ था उसको रीस्टोर कर दिया गया। बोला गया कि नहीं, सारे फंडामेंटल राइट के ऊपर डीपीएसपी नहीं हो सकता है, केवल आर्टिकल 14 और 19 के ऊपर 39 का क्लॉज भी और क्लॉज सी हो सकता है। बस इतना सुप्रीमेसी दे रहे हैं डीपीएसपी को, इसके बाकी सुप्रीमेसी फंडामेंटल राइट का ही रहेगा। तो संक्षिप्त में मैं बताऊं आपको, तो अगर प्रेफरेंस ऑर्डर देखें तो सबसे पहले किसको प्रेफरेंस मिलेगा, फंडामेंटल राइट को, केवल 14 और आर्टिकल 19 को छोड़ के। उसके बाद किसको मिलेगा, आर्टिकल 39 के बी और सी को। उसके बाद किसको मिलेगा, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को। उसके बाद किसको मिलेगा, बाकी डीपीएसपी को। तो मतलब कि डीपीएसपी के आर्टिकल 39 को दो आर्टिकल, फंडामेंटल राइट के दो आर्टिकल से ज्यादा सुपीरियर बना दिया गया है, या आसान भाषा में समझे तो इसमें डी इज द राइट आंसर। उसी से रिलेटेड अगर एक क्वेश्चन और आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। स्टेटमेंट क्या है कि 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव प्राइमेसी टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ओवर फंडामेंटल राइट। जैसा मैं अभी बताया कि आपको 42nd अमेंडमेंट में क्या किया गया कि सारे डीपीएसपी को सुप्रीमेसी दे दिया गया, सारे डीपीएसपी सुपीरियर हो गए फंडामेंटल राइट के कंपैरिजन में। तो ये किया गया था। लेकिन मिनर्वा मिल केस रूल्ड दैट देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सही है। मिनर्वा मिल केस फिर से उसको रीस्टोर किया और नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिकमेंडेड दैट डायरेक्ट प्रिंसिपल्स बी मेड जस्टिसेबल। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। तो 1 और 2 इसका सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि राइट टू वर्क इन इंडिया इज अ। राइट टू वर्क इंडिया में है क्या, फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है राइट टू वर्क। ये आर्टिकल 41 में बताया गया। राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन सारे आर्टिकल 40 और राइट टू पब्लिक असिस्टेंस ये सारे आर्टिकल 41 में, डीपीएसपी के आर्टिकल 41 में बताया गया है। तो राइट टू वर्क इन इंडिया इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी किसमें बताया गया है, वो भी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बताया गया है आर्टिकल 51 में। आर्टिकल 51 में है वो किसके बारे में बताता है, डीपीएसपी के आर्टिकल 51 में बताया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टुवर्ड्स द इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी और इंटरनल पीस मेंटेन करना है, ये स्टेट को इंश्योर करना है। तो ये बताया गया। फिर एक स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच एम्बॉडी द सोशल फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसका स्टेटमेंट है, तो ये ग्रैनवेल ऑस्टिन का स्टेटमेंट है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो ये आप कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। भीमराव अंबेडकर डीपीएसपी को एक नोवेल फीचर बता चुके हैं कि भारतीय संविधान का नोवेल फीचर है। तो ये भी आ सकता है कि एवी डाइसी जो है वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। तो ग्रैनवेल ऑस्टिन आप याद रखिएगा इसके बारे में कि सोशल फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाज नॉट ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से कौन सा ओरिजिनली प्रोवाइड नहीं था। इसका मतलब क्या है कि ये अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया होगा। तो देखिए सिटीजन्स राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ये स्टार्टिंग से ही है आर्टिकल 37 में इसको बताया गया है। फ्री लीगल एड ये अमेंडमेंट करके लाया गया है। कौन सा संशोधन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 1976 के 42nd अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया है। इसको आर्टिकल 39A में इसको ऐड किया गया। आर्टिकल 39A ऐड किया गया, उसी में ये प्रोविजन है फ्री लीगल एड का।
ये 42वें संशोधन के द्वारा ऐड किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में पहले से था। प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ कॉज एंड काउज जो है वो आर्टिकल 48 में दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्री लीगल एड, जो बाद में 42वें संशोधन से लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट अमेंडेबल, नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। हम सब देख चुके हैं। देखिए अमेंडमेंट तो हो ही सकता है क्योंकि देख रहे हैं अमेंडमेंट हुआ है, अभी 42वें संशोधन से फ्री लीगल एड डाला गया तो ये अमेंडमेंट है। इन्फोर्सेबल, नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, ये भी सही है कि नॉट इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। और फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ये तो है ही। तो वन सही नहीं है, अमेंडेबल है। तो 2 and 3 इज द राइट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A? आर्टिकल 51A पार्ट 4A में बताया गया है फंडामेंटल ड्यूटी को। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में क्या सही है ये बताना है आपको। टू बिलीव इन सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये फंडामेंटल ड्यूटी में बताया गया है क्या? मतलब कि सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी पे बिलीव करना है, ये है क्या? टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना है, फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है, ये है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी में है। टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये तो है ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये किसी भी देश के लिए, तो ये है ही। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री, कंपोजिट कल्चर को प्रिजर्व करना है, ये भी है। टू हेल्प द पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये आपको लगेगा कि ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं जो 11 फंडामेंटल ड्यूटी है तो उसमें ऐसा कहीं नहीं है। और ये सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी में बिलीव करना है, ऐसा भी कहीं संविधान में नहीं है। सेकुलर लोग अपने धर्म, अपना रिलीजन मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सेकुलरिज्म बनना है अपने, लेकिन धर्म की स्वतंत्रता है, कोई भी धर्म मान सकते हैं। तो 2, 3 and 4 इज द राइट स्टेटमेंट। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटी कंटेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर करेक्ट? फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में क्या सही है ये आपको बताना है। तो सबसे पहला है कि रिट जुरिडिक्शन के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटी को इन्फोर्स कराया जा सकता है। तो आपको पता होगा कि फंडामेंटल ड्यूटी भी डीपीएसपी के जैसा इन्फोर्सेबल नहीं है। तो ये जब इन्फोर्सेबल है नहीं तो रिट जुरिडिक्शन इसके लिए होगा नहीं, तो स्टेटमेंट तो गलत है। फिर है फंडामेंटल ड्यूटी है फॉर्म्ड ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इट्स एडॉप्शन, मतलब जब एडॉप्ट किया गया था भारतीय संविधान को तब से है, तो ऐसा भी नहीं है। इसको क्या किया गया है? 42वें संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया है, तो शुरू से तो था नहीं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। फिर फंडामेंटल ड्यूटी बिकम ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था। फिर फंडामेंटल ड्यूटी आर एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये भी सही है। तो 3 and 4 स्टेटमेंट जो है वो सही है, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या फंडामेंटल ड्यूटी जो 11 फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें उस लिस्ट में कौन कौन सा है फंडामेंटल ड्यूटी, तो उसके बारे में पूछा है। टू अवॉइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, ये सही है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस, ये भी सही है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये बताइए हमें कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ये तो मेंटेन करना ही चाहिए, तो ये है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सेकुलरिज्म, फिर मैं बताया सेकुलरिज्म प्रोटेक्ट करना, अपहोल्ड करना है, ऐसा कोई ड्यूटी नहीं है। तो 1, 2, 3 ड्यूटी, तो 1, 2, 3 किसमें है? डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटी हैव बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ, बहुत ही आसान है, अभी हम देख चुके हैं किसके रिकमेंडेशन से? स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से
फंडामेंटल ड्यूटी को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ऐड किया गया था। किसमें? पार्ट 4A और कौन से आर्टिकल में? 51A में। ये याद रखिएगा बस इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग ड्यूटी हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द स्टेट एंड द सिटीजन। मतलब सिटीजन के लिए कौन सा ड्यूटी डिस्क्राइब किया गया है? तो डेवलप साइंटिफिक टेम्पर है, प्रमोट कॉमन ब्रदरहुड ये भी है, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज वो डीपीएसपी में है, फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी इन इनकम ये भी डीपीएसपी में है, ये फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं है। टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड ये भी डीपीएसपी में है, फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं है। टू डिफेंड द कंट्री ये सही है। तो कौन कौन सा? 1, 2 and 6, 1, 2 and 6 C is the right answer. Next question, which of the following article of the Constitution of India relate to the protection and improvement of the environment? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो संविधान में कहाँ पे बताया गया है। तो आपको पता है कि डीपीएसपी में भी इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन से क्या है उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 48A में, और आर्टिकल 51 के फंडामेंटल ड्यूटी में भी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है ऐसा ड्यूटी बताया गया है। तो बोथ आर्टिकल 48A एंड 51A दोनों में इन्वायरमेंट के इंप्रूवमेंट से रिलेटेड और उसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड चीजें बताई गई हैं। तो सी इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटी। तो फंडामेंटल ड्यूटी किसमें है? पार्ट 4A में। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इनकॉर्पोरेटेड विद द इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 51 में बताया गया है, डीपीएसपी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल ड्यूटी हैं? तो टोटल अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। जब फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के 1976 में, तो उस समय 10 फंडामेंटल ड्यूटी था। बाद में एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ, किसके द्वारा? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। क्या प्रोविजन उसमें किया गया था? वही कि 6 से 14 साल के बच्चे को के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पेरेंट्स की ड्यूटी है कि उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जाए करके, अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जाए, ये बताया गया था। तो कौन सा इसका राइट स्टेटमेंट? कितने फंडामेंटल ड्यूटी हैं? अभी 11 हैं, स्टार्टिंग में 10, बाद में एक संशोधन करके 1, तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। आपको फंडामेंटल ड्यूटी 11 याद होना चाहिए। Which of the following statement is true with respect to 42nd Constitutional Amendment Act? अब 42वें संशोधन के बारे में बताया गया है कि क्या सही है। फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया था, ये पता ही है, उस समय से हम लोग पढ़ रहे हैं कि 1976 में ऐड किया गया। 10 फंडामेंटल ड्यूटी इंक्लूड किया गया था, ये भी बहुत सही स्टेटमेंट है कि 10 ही फंडामेंटल ड्यूटी उस समय ऐड किया गया था। उसके बाद 11th फंडामेंटल ड्यूटी वर इनकॉर्पोरेटेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा ऐड किया गया। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। 1, 2, 3 इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन है कि द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 पुट्स ड्यूटी ऑन पेरेंट्स और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड इन द एज ऑफ। किस एज के बच्चों के लिए उनका ड्यूटी है पेरेंट्स और गार्जियन का कि उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाएगा, एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाएगा। जैसा हम अभी पहले डिस्कस किए कि 86 अमेंडमेंट एक्ट एक ड्यूटी ऐड किया गया है। तो किस एज के बीच में बच्चे को? 6 से 14 साल के एज के बच्चे के लिए ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराया जाए एजुकेशन के लिए। तो ए इज द राइट आंसर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।